हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। तो आज है 14 मार्च और आज की वीडियो में हम 14 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला है दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 तक के यूपी करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और ये जो PDF ई बुक है यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जनवरी और फरवरी मंथ की जो PDF ई बुक है वो भी आपको 1 या 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। अगला है, किस देश ने अवैध प्रवासन विधेयक पेश किया? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी UK ने। अगला है, वर्ल्ड फूड इंडिया का दूसरा संस्करण कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, खेलो इंडिया 10 का दम जो टूर्नामेंट है ये क्या है? तो ये जो है महिला खेल प्रतियोगिता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है? तो जो सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है असम ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया? तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। कितना ऊंचा? तो 100 फीट ऊंचा, याद होगा आपको। अगला है, भारत में CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो उनका नाम भी याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो एक पुस्तक है इसको किसने लिखा है? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, डॉक्टर कर्ण सिंह ने। दोस्तों, डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखित है मुंडक जो निषद है, इस पर एक पुस्तक लिखी गई है मुंडक उपनिषद पर। ठीक है, तो इसका विमोचन अभी किया गया है। 9 मार्च 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, जो मुंडक उपनिषद है उस पर ये आधारित है, उसी के ऊपर ये किताब लिखी गई है। तो ध्यान रखेंगे इस बुक का शीर्षक क्या है? तो मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी, ये इसका शीर्षक है। तो ये पुस्तक का विमोचन किया है किसने? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और इनका भी नाम याद रखेंगे क्योंकि हाल ही में उपराष्ट्रपति अभी चेंज हुए हैं, तो ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो गए हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उपनिषदों के पाठ शाश्वत और समकालीन रूप से प्रासंगिक हैं। तो ध्यान रखना है आपको इस बात को कि इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नाम क्या है? मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी। अगला है, भिखारी मुक्त शहर पहल ये किस शहर में शुरू की गई है? तो जो भिखारी मुक्त शहर ये पहल है ये कहाँ पे शुरू की गई है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, नागपुर में ये शुरू की गई है। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में एक पहल शुरू की गई है भिखारी मुक्त शहर। ये नागपुर सिटी पुलिस और नागपुर नगर निगम NMC के समाज कल्याण विभाग का एक संयुक्त प्रयास है। नागपुर नगर निगम ने आश्रय स्थलों में बेघर लोगों को ठहरने के लिए
विशेष व्यवस्था की है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि भिखारी मुक्त शहर जो एक पहल है ये किसने शुरू की है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में से शुरू किया गया है। नागपुर सिटी पुलिस और नागपुर नगर निगम के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो ध्यान रखना है आपको, भिखारी मुक्त शहर। अगला है, केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 10%। दोस्तों केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में जो पूर्व अग्निवीर होंगे उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर भर्ती नियम 2015 में संशोधन किया है। यानी जो अग्निवीर होंगे, क्योंकि अग्निवीरों की जो नौकरी है वो 4 साल की ही होती है, तो 4 साल के बाद जब वो बीएसएफ में अगर जाना चाहेंगे तो वहाँ पे उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बात कही गई है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर अराजपत्रित संशोधन भर्ती नियम 2023 9 मार्च से लागू हो गया। यानी ये यहाँ पे जो है संशोधन किया गया है जो कि 9 मार्च 2023 से लागू हुआ है कि 10% आरक्षण उनको दिया जाएगा। किसको? जो पूर्व अग्निवीर होंगे उनको बीएसएफ की भर्ती में। ठीक है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला है, हाल ही में ली क्यांग को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो जो ली क्यांग है ये अभी जो है चीन के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 11 मार्च 2023 को चीन की संसद ने ली क्यांग को देश का नया प्रीमियर या प्रधानमंत्री कह सकते हैं नियुक्त किया गया। अब ये जो ली क्यांग है इन्होंने किसकी जगह ली है, तो अभी तक चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो ली केक्यांग थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है जो पिछले 10 वर्षों से इस पद पर बने हुए थे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्तावों को पारित करने वाली औपचारिक संस्था नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के वार्षिक सत्र ने ली क्यांग की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पिछले 10 वर्षों से जो ली केक्यांग है ये चाइना के प्रधानमंत्री बने हुए थे और अब इनका स्थान जो है वो किसने लिया है, तो ली क्यांग। नाम याद रखेंगे क्योंकि इनका जो नाम है वो एक सा ही है, ली क्यांग और ली केक्यांग। केक्यांग पहले थे और अभी वर्तमान में हो गए हैं ली क्यांग। और अभी चीन के राष्ट्रपति भी बने थे जो कि लगातार तीसरी बार बने थे, शी जिनपिंग। तो दोनों नाम याद रखने हैं आपको। और चीन की करेंसी क्या है, तो चीन की करेंसी है बीजिंग और चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन की जो करेंसी है वो क्या है, युआन चीन की करेंसी है। अगला है, ऑस्कर 2023 में किस डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी कैटेगरी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, द एलिफेंट विस्परर को। दोस्तों नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स, इसको जो है ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। ऑस्कर 2023 में इस डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी कैटेगरी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा जो 95th ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स हैं उसमें भारत की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में बेस्ट गाने का अवार्ड मिला है। वहीं भारत की द एलिफेंट विस्पर्स को भी पुरस्कार से नवाजा गया। तो ध्यान रखना है आपको कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, इसको जो है ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। ऑस्कर 2023 में इसे किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है तो वो भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसको जो है शॉर्ट मूवी कैटेगरी में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर 2023 में। ठीक, किसको? द एलिफेंट विस्पर्स को। इसके अलावा जो 95th ऑस्कर अकेडमी अवार्ड थे उसमें जो नाटू नाटू सॉन्ग था RR मूवी का, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में बेस्ट गाने का अवार्ड दिया गया। तो वो भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए, हुबली में। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य की हुबली में श्री सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबा दुनिया का ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसका समर्पित किया है। मंच का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में पीएम की कर्नाटक यात्रा के दौरान किया गया था। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना था वो कौन सा था, तो गोरखपुर का माना जाता था, ठीक है, वो भी था। और अब सबसे जो लंबा प्लेटफॉर्म है अब हो गया है कौन सा, तो ध्यान रखना है कर्नाटक राज्य के हुबली में सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन पर ये सबसे लंबा दुनिया का रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। अब दोस्तों इस रेलवे प्लेटफॉर्म के सबसे लंबे हो जाने से जो दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन है हुबली अब सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने के कारण से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर प्लेटफॉर्म 1366.33 मीटर पर दूसरा सबसे लंबा है और केरल का जो कोल्लम जंक्शन है वो 1180.5 मीटर पर तीसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो पहला और दूसरा याद रखेंगे, सबसे लंबा जो दुनिया का रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कर्नाटक राज्य के हुबली में हो गया है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर लंबा, और जो दूसरा है वो यूपी के गोरखपुर में है 1366.33 मीटर लंबा। अगला है 95वें अकादमी पुरस्कारों में आरआरआर के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अवार्ड जीता। इस गीत के शब्द किसके द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, चंद्र बोस के द्वारा। दोस्तों जो 95th अकादमी अवार्ड थे तो उसमें आरआरआर का जो सॉन्ग था नाटू नाटू, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड इसने जीता है। इस गाने में टेल इट लाइक अ वुमन के एप्लॉज, टॉप गन मावेरिक के होल्ड माई हैंड, ब्लैक पैंथर, वाकांडा फॉर एवर के लिए लिफ्ट मी अप और यह जीवन है जैसे गाने को पछाड़ना था। ऑस्कर को गीतकार चंद्र बोस और गीतकार कीरावनी ने स्वीकार किया है। तो यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो गाना है इसने कई सारे गानों को पीछे किया है, ठीक है, कौन कौन से गाने, तो यहाँ पे ये सारे नाम आपने देखा, टेल इट लाइक ए वुमन, ठीक है, के एप्लॉज, इसके अलावा टॉप गन मावरिक के होल्ड माई हैंड, तो ये सारे गाने यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सबको इसने पछाड़ा और इसने जो है 95वें अकादमी अवार्ड में कौन सा अवार्ड जीता, तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड इसने जीता है नाटू नाटू ने। गीत के शब्द किसने लिखे हैं, तो चंद्र बोस के द्वारा लिखे गए हैं, एम कीरावनी द्वारा संगीत के साथ, और इसे काल भैरव और राहुल सिपलीगंज द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। आरआरआर जीत के लिए परिणाम स्वरूप गोल्डन ग्लोब जीतने वाली भारत की पहली फिल्म बन गई है। तो इस तरह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे कि जो आरआरआर फिल्म है, जो आरआरआर फिल्म है इसका गाना है नाटू नाटू, जिसने अभी जो है कौन सा अवार्ड जीता, तो 95th अकेडमी अवार्ड जो है उसमें इसने सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड जीता है, ठीक है। इसके अलावा नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता था, तो वो भी ध्यान रखेंगे, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली ये भारत की पहली फिल्म भी बन गई थी आरआरआर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाटू नाटू, ध्यान रखेंगे इसको, आरआरआर मूवी का ये सॉन्ग है। इसको इसके जो मूल जो बोल हैं, यानी इस सॉन्ग को लिखा किसने है, तो उसका नाम ध्यान रखना है, चंद्र बोस के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। और प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया, तो प्रस्तुत एम कीरावनी द्वारा, काल भैरव और राहुल सिपलीगंज के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला है, हाल ही में किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया। दोस्तों दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है इंडोनेशिया का माउंट मेरापी। तो यहाँ पे अभी जो है विस्फोट हुआ है, जिससे धुआं और राख निकल गई, जिसने क्रेटर के पास के गांवों को कवर किया है। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण एजेंसी ने बताया कि किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है, यानी कितने व्यक्तियों को इसमें जो है घायल हुए हैं इसके बारे में कोई यहाँ पे खबर नहीं है। प्रसारित तस्वीरों में योग्यकर्ता में ज्वालामुखी के पास एक गांव में राख से ढके घर और सड़कें दिखाई दे रही हैं। मेरापी ज्वालामुखी वेधशाला ने अनुमान लगाया कि राख का बादल शिखर से 9,600 फीट यानी लगभग 3,000 मीटर ऊपर पहुंच गया है। तो ये जो ज्वालामुखी है वो अभी फटा है, कहाँ पे है ध्यान रखना है, इंडोनेशिया में है। कौन सा ज्वालामुखी है, तो माउंट मेरापी, इसमें विस्फोट हुआ है और ये दुनिया की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको इसका नाम, और ये है कहाँ पे, ये ध्यान रखना है, इंडोनेशिया में है। अगला है,
हाल ही में एससीओ के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, दिल्ली में। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के जो सदस्य देश हैं उनके सर्वोच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक 10-11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। यह सदस्य राज्यों के बीच प्रभावी न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ये 2 दिवसीय सत्र था जिसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखना है आपको कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीशों की जो 18वीं बैठक थी ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है और ये 2 दिवसीय बैठक थी जो कि 10 और 11 मार्च को आयोजित हुई है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो DY चंद्रचूड़, इनका नाम भी ध्यान रखना है आपको। इन्हीं की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया था। अगला है, हाल ही में भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोंडाईमन ने दोहा में कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कांस्य पदक जीता है इन्होंने, पृथ्वीराज तोंडाईमन ने। दोस्तों, भारत के ट्रैप शूटर हैं पृथ्वीराज तोंडाईमन। इन्होंने 11 मार्च 2023 को कतर के दोहा में ISSF शॉटगन विश्व कप 2023 में कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। तुर्की के 2 बार के विश्व चैंपियन ओगुजान तुजुन ने 33-35 का स्कोर कर स्वर्ण जीता और टोक्यो 2020 में ग्रेट ब्रिटेन की कांस्य पदक विजेता मैथ्यू जॉन ने 30-35 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। यह चल रहे ISSF विश्व कप में भारत का पहला पदक था। तो ध्यान रखना है आपको इनका नाम, ठीक है, जो भारत के हैं पृथ्वीराज तोंडाईमन, इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी आपको नाम याद नहीं रखने हैं, ठीक है, इनका ही नाम ध्यान रखेंगे। दोहा कतर में जो ये आयोजित की गई थी ISSF शॉटगन विश्व कप 2023, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और ये कहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कतर के दोहा में आयोजित किए जा रहे हैं ISSF शॉटगन विश्व कप 2023। तो दोस्तों, ये थे 14 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को। क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में अटोक्कल पोंगल जो फेस्टिवल है वो मनाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट था, केरल, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन। करीब 900 किलोमीटर लंबा देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर किस राज्य में बन रहा है? तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।